भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। चलो भाई बता देता हूं। वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉप इज कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, यू नो दैट, एंड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो के अंदर, बिकॉज ये एक सीरीज है जहां पे हमने यूनिट वाइज कुछ चैप्टर्स को क्लब किया और हमने सोचा कि तुम्हारे लिए एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जहां पे 1 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर सारे क्वेश्चंस तुम्हें दे दूं। वो क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो लास्ट ईयर पास्ट ईयर्स आए हैं, सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जहां से तुम्हें प्रैक्टिस एक्चुअली में करनी चाहिए और इन्हीं कई टॉपिक से तुम्हें सेम रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। सो ये सीरीज ना सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम 12th का इस साल का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ह्यूमैनिटीज से हो या कॉमर्स से हो, डजंट मैटर, लेकिन हर एक बच्चा जो इकोनॉमिक्स का पेपर देगा उसके लिए सीरीज बहुत जरूरी है। और ऐसी सीरीज कुछ यूनिट वाइज मेरे ख्याल से पूरे इकोनॉमिक्स की कुछ 7 से 8 वीडियोस होंगी, तो इन सारी सीरीज को देखना, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और ये पूरा वो पार्ट कवर करेगा जो तुम्हें जानना जरूरी है। किसी दोस्त से मत पूछना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं बता रहा हूं ना खुद, तुम्हारा इकोनॉमिक्स हैकर, दैट इज इनफ। ठीक है बेटा, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर और देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन है, उनको डील कैसे करना है। और ऑल्सो तुम इसमें सीखना कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और पढ़ना कैसे। ठीक है, चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 मार्कर, दैट इज एमसीक्यू। इसमें कई सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के भी, तो कुछ सिंपल भी होते हैं, तो इन सबको अटेम्प्ट करना मैं सिखाता हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम लैंड साइज व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। अच्छा, कुछ मेरे गधे बच्चों को, आधे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार पहला वाला असर्शन तो सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि यही तो कुछ था ना सर कि लैंड साइज जो है ना एकदम फिक्स कर दिया जाता है कि हर एक इंसान के पास एक फिक्स जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही अपन ने पढ़ा था, लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो ये लैंड रिफॉर्म में ये भी तो सही बात करी ना सर। देखो एक बात ध्यान से पढ़ना, अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम लैंड साइज, मिनिमम या मैक्सिमम? सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई हमने मैक्सिमम साइज बताया था कि मान लीजिए मैक्सिमम साइज है 10 एकड़, तो 10 एकड़ से ज्यादा कोई और होल्ड नहीं कर सकता, वरना कोई भी बोल देगा कि भाई ये सारी जमीन मेरी है, पूरे इंडिया की जमीन मैं खरीद रहा हूं, तो फिर देश में रहेगा कौन। तो इसीलिए हमने मैक्सिमम साइज बताया था कि एक आदमी इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इसका रीजन क्या होता है, The purpose of land sealing was to avoid the concentration of land ownership in the few hands। कि मैक्सिमम लिमिट नहीं बताओगे ना तो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पूरे इंडिया की जमीन होती, जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरलाओं के पास ही होती, बस हम लोग तो बस लोगों के रेंट पे रह रहे होते हैं, है ना। इसलिए इन्हें मैक्सिमम साइज बताया, नॉट द मिनिमम। अच्छा एक और चीज बताता हूं, अगर तुम बहुत श्योर हो असर्शन को लेके कि वो गलत है, तो इन चारों में से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होता है, क्योंकि यहां पे भी असर्शन ट्रू है, यहां भी असर्शन ट्रू है और यहां भी असर्शन ट्रू होता है, सिर्फ इधर ही असर्शन फॉल्स होता है। ले देखिए ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ऑफ एग्रीकल्चर रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द ओपन मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये बोल रहा है एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे लोग प्रोडक्शन तो करते हैं अनाज का, लेकिन वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं खुद को इस्तेमाल करने की जगह, खुद इस्तेमाल करने की जगह, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमें कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप खुद के लिए मत बनाओ। हम पहले अनाज खेती करते थे खुद के खाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि भाई इनको बेचकर आप पैसा भी बना सकते हो, तो हमने कैश क्रॉप, फूड क्रॉप्स बनाए और बाहर में बेचा। दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि तुम ऑप्शन ही मत देखो, तुम्हें पता होना चाहिए पहले से आंसर क्या होता है। उसे कहते हैं टॉपर वाली पढ़ाई। ठीक है, तो कोशिश करना और बताना कि तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारे आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, कितने सही हैं तुम्हारे ये जरूर बताना, एमसीक्यूज एटलीस्ट। डैश रेफर्स टू अ ट्रेड पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक गुड्स। ये बोल रहे हैं एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी थी जो ये बता रही थी कि इंपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट हटा दो और डोमेस्टिक गुड्स यानी कि देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करो। ये हमारी सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद चालू किया था, 1950 टू 1990 के बीच में। इन्होंने बोला था कि इंपोर्ट्स को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे? कम कर देते हैं, या तो कोटा लगा देंगे, टैरिफ चार्ज करेंगे ज्यादा, जिससे कि इंपोर्ट्स कम हो जाए, और इसे हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कहा था। कहां है भैया? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर बेटा। देखो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए दोस्त अपनी। ठीक है, चलो जी, तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। अच्छा एक और चीज याद रखना, जब क्वेश्चन बड़ा दिखे ना तो घबराना नहीं है,
सिंपल होते हैं कई बड़े बड़े क्वेश्चन, दिखने में ऐसे होते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे लुल्लू पुल्लू सा होता है आंसर इसका, ठीक है। देखो, द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू फर्दर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय थ्रोइंग द फील्ड ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर म्यूचुअल फंड। अब बोला कि इसने बात, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि अब खुला छोड़ देते हैं मार्केट हमारा, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर को ओपन कर देते हैं, उनको खुली छूट देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अंदर खूब अपना एनकरेज करो, खूब अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग पब्लिक and to encourage a healthy growth of capital market, a comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all the mutual funds। ये बोल रहा है कि भैया अब लोगों का पैसा लगाया जाता है ना म्यूचुअल फंड्स में, तो उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, उनके साथ कुछ घपला ना हो जाए, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाया जा रहा है जिससे कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ले दे के बात तो ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली करी नहीं इनने, लेकिन आंसर क्या बोल रहा है, द सेक्टर अंडर विच अफोर्डसेड रिफॉर्म was introduced and choose the correct option। ये बताना है कौन सा सेक्टर है, आइडेंटिफाई द सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर दिख रहा है म्यूचुअल फंड कहीं से नहीं ना, टैक्स सेक्टर दिख रहा है म्यूचुअल फंड कहीं से नहीं ना, फॉरेन ट्रेड दिख रहा है कहीं से नहीं, एक ही क्या है, फाइनेंस ही तो होता है, फाइनेंशियल सेक्टर है। भाई कितना लुल्लू पुल्लू सा आंसर इसका, क्या दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं। The British policy led to the collapse of India's world famous handicraft। ब्रिटिश की ऐसी पॉलिसीज थी जिसने हमें हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा परेशान किया और उसे खत्म ही कर दिया बेसिकली, ठीक है। ड्यूरिंग द colonial rule in India, the contribution of industrial sector to GVA gross value added increased significantly। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है दोस्त कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज लाई थी जिससे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ना चल पाए। हाँ भाई बिल्कुल था ना, बिल्कुल था, ठीक है, ऐसा हुआ था, उन नहीं चाहते थे हमें आगे बढ़ने देना, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट को बाहर बहुत ज्यादा मान्यता मिलती थी, बहुत खरीदा जाता था, तो जो भी सामान यहां से भेजते थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इंडियंस का फायदा हो, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे कि हमें नुकसान हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हमारा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, एब्सोल्युटली ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1। ये दूसरा बोलता है कॉलोनियल रूल के टाइम जब ब्रिटिशर्स थे, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता था। जीवीए क्या होता है, प्रोडक्शन करना, इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब प्रोडक्शन ही नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं था हमारे पास, तो जो भी था ऐसा गिनो चुन्नू पुन्नू सा था, जो भी पता नहीं कैसे चल रहा था हमारा, इसीलिए इसका आंसर गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। चलो जी, फिर आता है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डैश एंड डैश। बेटा इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया जब आजाद हो गया तो हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लाया, सोचने वाली बात नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, आपको पता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होता है, मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो देखो, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यू नो द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिक्स्ड इकोनॉमी का हमने पार्ट लिया था और यहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है भाई। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस लाए गए थे, उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है, गलत। अच्छा एक चीज याद रखा करो, जब ये स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चन में ये चीज याद रखनी है कि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देख के खुश नहीं हो जाना कि यार हाँ ये वाला तो पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये वाला पॉइंट तो था, अरे हाँ था तभी तो 3 ऑप्शन सही है, एक गलत होगा बस, हाँ या ना, तो खुश नहीं हो जाना पहले। आधे लोग तो हमारे ये देखते हैं इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि करेक्ट दिखेगा तभी तो एक्साइटेड हो जाते हो तुम। एनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक्स, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स दोनों का ओरिजिन हुआ 1991 के बाद, एक्सिस बैंक वगैरह सारे बैंक हमारे आए थे 1991 के बाद, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लिमिट यानी कि कोई भी फॉरेन की कंपनी आकर, फॉरेन का बैंक आकर हमारे देश में अगर बैंक खोले तो उसमें 74% तक उसके शेयर्स को होल्ड करके रख सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये लिमिट बढ़ा दी गई थी, पहले नहीं थी इतनी लिमिट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल सही बोला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको हम FIIs भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पैसा लगाते हैं हमारी इकोनॉमी में, इनको अलाउ किया गया, बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल अलाउड था, ऑब्वियसली इनके पास अलाउंस थी। चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, देखो मैं बोल भी रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर था,
क्या बोल रहा हूं मैं, बोल भी रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर था, लेकिन लिखा क्या है यहां पे, फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर। भाई हमारा आरबीआई रेगुलेटर था, कंट्रोलर था, जिसको हटा के इसका रोल हेल्पर बना दिया था, फैसिलिटेटर बना दिया था। यहां पे तो उल्टा कह रहा है कि हेल्पर से कंट्रोलर बना दिया। ये गलत भाई है, गलत बात बोल रहा है, उल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर नहीं, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर बन गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो जी। फिर आता है लाइसेंस परमिट राज was a major obstacle for growth of private sector। प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस परमिट राज जो है, यानी कि लाइसेंस जो लेना पड़ता था कोई भी काम करने के लिए, एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। 1950 टू 1990 के बीच में ऐसा होता था कि आपको अगर कोई बिजनेस खोलना हो तो परमिशन की जरूरत है, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना हो तो परमिट की जरूरत है, और अगर आपको नया डाइवर्सिफाइड कोई प्रोडक्ट खोलना है, बिजनेस खोलना है, तो भी आपको परमिशन की जरूरत है। मतलब आप सांस भी खुली फ्रीडम से नहीं ले सकते, इतनी ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती थी और बहुत पैसा लग जाता था। प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस rather than on improving the product quality, international competitiveness। बिल्कुल सही बात है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस के पास परमिशन लेने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। आप सोचिए, मैं दो बच्चों को अगर बोलूं, दो बच्चों को बोलूं कंपीट करने को, और एक को बहुत फ्रीडम दे दूं कि जो मर्जी आए तू कर, और दूसरे वाले को बोल रहा हूं नहीं नहीं तेरे पास बहुत कम लिमिटेशन है, मैं तेरे को बहुत सारे रूल्स लगा रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, अब काम कर, तो ये अनफेयर हुआ ना दोनों के बीच में कंपटीशन। हमारे इंडियन बिजनेस के साथ ये अनफेयर होता था, बहुत ज्यादा उंगली करी जाती थी और बाहर वाली कंपनीज को फ्रीडम होती थी, तो आप कैसे कंपीट करोगे, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता था लाइसेंस खरीदने में ही। ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी गई। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो जी, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली ट्रू। अंडर द ब्रिटिश रूल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप्स। देखो, हमारे यहां पे जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, कमर्शियलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, हम लोगों को ये बोला गया कि अब आप अनाज उगाओगे या कुछ भी प्रोडक्शन करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो अब आप बिजनेस करने के लिए करो, खुद के खाने के लिए मत करो, पैसा कमाने के लिए करो। और पैसा ज्यादा किस में मिलता था, कैश क्रॉप्स, इसीलिए उसको कैश क्रॉप कहते हैं। यानी कि जूट बना लो, कॉटन बना लो, इंडिगो बना लो, ऐसी कोई भी चीज जो कि खाई नहीं जा सकती लेकिन पहनी जा सकती है, उसका कपड़ा बनेगा, ऐसी चीजों पे आपको पैसा ज्यादा मिलता है। तो लोगों ने क्या किया, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स बनाना चालू कर दिया, और इसी की वजह से हमारे देश में फेमाइन यानी कि भुखमरी भी आई थी, खाने की चीज ही नहीं बची, हर आदमी पैसे के पीछे पागल हो गया था। इसीलिए फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स में एक शिफ्ट देखा गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर की फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का की फीचर क्या है, क्या की उद्देश्य था? सबसे पहला पॉइंट, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रेगुलेशंस हटाना इंडस्ट्रीज से, इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, दूसरे सेंस में इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। डी रेगुलेशन यानी कि रूल्स हटाना, लिबरलाइज कर देना। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बढ़ा नहीं रहे थे, उसका रोल कम कर रहे थे, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारा। फिर हमारे पास दूसरा, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। भाई ट्रेड बैरियर्स यानी कि हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसे भारी कंपनी आके इंडिया में काम नहीं कर सकती, वो सब हमने हटा दिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, ये दोनों तो थे हमारे मोटिव। तीसरा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब होता है जो बैंक्स नॉर्मल प्राइवेट बैंक होते हैं उसको सरकार ओनरशिप ले ले, सरकार खरीद ले, मतलब प्राइवेटाइजेशन का उल्टा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, और इसका उल्टा कर दो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर कोई भी कंपनी अगर सरकार खरीद लेती है तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। यहां तो उल्टा हुआ था ना, नेशनलाइजेशन थोड़ी हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सरकार ने ओन नहीं किया था बैंक्स को, बैंक्स को छूट दी थी कि प्राइवेट तरीके से आप खुद खोल सकते हो, विच इज नॉट ट्रू। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वर मेड सो दैट, ये क्यों बनाए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये क्यों बनाए गए थे? सबसे पहला पॉइंट है, मार्केट फोर्सेस वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ दौड़ाएगी मार्केट फोर्सेस। समवेयर ट्रू, यस, मार्केट फोर्सेस ही, अब क्योंकि हमने खुली छूट दे दी ना देश को, कोई सरकार की ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खुली छूट दी हमें। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि अगर ये $7 बिलियन का लोन चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। तो आपको मार्केट को डिसाइड करने देना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी देख लेते हैं।
सरकार वुड ड्राइव द इकोनॉमी, नो नो, सरकार नहीं करेगी, सरकार ऑलरेडी कर रही थी 1950 से 1990 के बीच में, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। पब्लिक वुड ड्राइव, नहीं भाई, पब्लिक भी नहीं ड्राइव करेगा। सिंपल क्या है बच्चे, मार्केट डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसी चलेगी, ठीक है। नन ऑफ दी तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो, डैश इज टू डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इतने में तो समझ जाना चाहिए तुम्हें। जानबूझकर अपनी करेंसी को गिराया फॉरेन करेंसी के हिसाब से, उसके बदले में, कि डॉलर से इंडियन रुपीस की वैल्यू को जानबूझ के गिराया गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। कौन करता है? सरकार करती है। डीवैल्यूएशन किया जाता है, क्यों? जिससे कि मान लीजिए अगर आपके करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी तो बाहर वाले देशों को आपकी करेंसी बहुत सस्ती मिलेगी, तो वो लोग हमारे देश से बहुत सामान खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेगा, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ता है ना किसी भी देश का, तो हमारे पास ट्रेड करने की पावर बढ़ती है। तो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने से हमारे देश के पास ट्रेड करने की पावर बढ़ेगी। इसी चीज के लिए हमारे पास जब इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जानबूझ के इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे सरकार ने डीवैल्यूएशन किया था करेंसी का, अगर आपको याद हो तो। राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू, डीवैल्यूएशन, ठीक है। चलो, प्लानिंग वाज सीन एज अ वे टू गिव द इंडियन इकोनॉमी अ बूस्ट of investment and growth because the British rule had left the Indian economy in stagnant state। क्या बोल रहा है? प्लानिंग जो है ऐसे देखा गया था कि इंडिया को बूस्ट करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट में बूस्ट करेगा, ग्रोथ में बूस्ट करेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें जब छोड़कर गए तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एकदम मरियल हालत में छोड़कर गए थे कि कोई ग्रोथ नहीं थी हमारे देश में। जो हाल पे 1 साल पहले थे वही हाल हमारे 1 साल बाद भी होते। ये हमारे ब्रिटिशर्स हमें ऐसे छोड़कर गए थे, जीरो ग्रोथ के साथ। इसका क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग वाज इंप्लीमेंटेड। कौन सा रीजन जो है बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि आपने क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहा? टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन करने के लिए थोड़ी हमने प्लानिंग करी थी भाई, प्लानिंग के लिए पॉपुलेशन की जरूरत क्या है? नहीं मतलब है वैसे तो। टू प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना, मतलब समवेयर नॉट, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मकसद थे। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द स्टैग्नेशन कॉज्ड बाय द ब्रिटिश रूल। हाँ, तो ये सेम लाइन ही तो बोल दी इसने। प्लानिंग क्यों करी गई थी? बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए किया गया था, जिससे कि हमारे देश में बड़े चीजें, और ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे स्टैग्नेशन देखा गया था, देखा गया था। तो यही तो पूरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो सिंपल चीजें हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके पास, ठीक है। The goal of equitable or rational distribution of land was not fully served by abolition of intermediaries। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो हर एक इंसान के पास अपनी खुद की जमीन हो और सबके पास जमीन हो, ये जानबूझ के हमने बनाया था कि भाई किसी कुछ लोगों के हाथ में जमीन ना हो पूरे देश की, सब में बंटवारा हो और ऑलमोस्ट बराबर बंटवारा हो। जब देश आजाद हुआ था तो हमने जमींदारी सिस्टम हटाया था, जिसे हम अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज कहते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, फुल्ली तरीके से पूरा नहीं कर पाए थे। इसके रीजन क्या थे? सबसे पहला, ओनिंग टू पॉलिसी लूपहोल्स, फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज लैंड्स। बिल्कुल सही बात है, ये बोल रहा है पहला ऑप्शन। क्या हुआ था? जैसी सरकार को पता चला कि जमींदारी सिस्टम कई सालों से चल रहा है, तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा दोस्त। जमींदार लोगों के नाम पे जमीन होती है और टिलर्स यानी कि फार्म लेबर असली में काम करते हैं, और जो असली में लोग काम करते हैं उनको तो चवन्नी भी नहीं मिलती है ना, अठन्नी मिलती है उनको, अठन्नी चवन्नी के रेट मिल जाते हैं। मतलब वो मेहनत असली काम वो करे, ये जमींदार लोग बैठ के खाट पे बस मजे मारते रहे। तो सरकार ने बोला जो एक्चुअली में काम कर रहा होगा जमीन उसकी हो जाएगी। तो इनने क्या किया? इनने सारे जो लोग काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, और जमींदार आदमी खुद कह रहा है कि भैया मैं ही काम कर रहा था, ये जमीन मेरी है। तो ये सब लूपहोल्स निकाले जा रहे थे, ठीक है, सारे लूपहोल्स निकाले जा रहे थे। दूसरा, इन सम एरियाज जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। यही तो मैंने बोला, जमींदारों ने बोला कि भाई मैं खुद ही काम करता हूं, मैं किसी से करवाता नहीं हूं, ये जमीन मेरी है, मेरे को दे दो, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल विल यानी कि भाई जो जनता, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था वो उतना ज्यादा इसके लिए वो एनकरेज नहीं कर रहा था, उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था कि हर एक आदमी तक उसकी एक जमीन पहुंचे। जैसे आज क्या होता है, आज हर एक इंसान के पास अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, स्वच्छ अभियान योजना ले लो, है ना, ये जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ बनाई जाती है कि करना ही है। उस टाइम पे पॉलिटिकल विल नहीं थी इतनी, उतना मतलब इच्छा नहीं थी हमारी कि हम इतने स्ट्रांगली इस चीज को करें। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो जी,
फिर क्या बोल रहा है, अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। देखो मैंने बोला था ना कि आरबीआई का काम रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया था, कंट्रोलर से हेल्पर बना दिया था, ठीक है। द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे कि भैया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आरबीआई का काम रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया। दूसरा, फॉरेन सेक्टर बैंक भी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। आप ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं आपके, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। आई थिंक ये लास्ट वाला एमसीक्यू है, इसको और कर लो और मेरे को बताना जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए, है ना। तो आप अगर नोट करते जा रहे हो तो डू लेट मी नो व्हाट इज योर स्कोर। What does the picture indicate about the Indian economy on the eve of independence? इंडिपेंडेंस के टाइम पे पिक्चर आपको क्या बता रही है? देखो, ये बैलगाड़ी की मदद से खेत को जोत रहे हैं, यानी कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बैल की मदद से, हंसिया की मदद से पुराने मेथड्स के थ्रू एग्रीकल्चर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रेडिशनल तरीका है ये एग्रीकल्चर करने का। So low productivity, traditional methods of farming. So option number B is absolute correct answer. वैसे तो पता है ये चाहोगे तो ये डिप्लोमेटिक सा आंसर है, आप पता है एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी डाल सकते हो, पर वैसे क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी भी थी इस टाइम पे, लोअर प्रोडक्शन भी था, लेकिन सिर्फ पिक्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड्स को बता रहा है, इसलिए बी थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट लगता है। करने को ऑप्शन नंबर डी भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि इस मेथड से हमारी प्रोडक्टिविटी एनीवेज कम होने वाली है, बट ज्यादा एक्यूरेट आंसर बी लग रहा है बिकॉज ऑफ द पिक्चर, कि पिक्चर क्या बता रही, तो पुराने मेथड्स बता रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी, अब 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे खत्म होते हैं। अब आता है 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हाउ आर वी गोना सॉल्व इट? देखो, मैं कैसे लिखना है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए रीडिंग के लिए साइड में हट जाऊंगा मैं, और तुम लोग को स्क्रीनशॉट्स लेने पे या वीडियो पॉज करके तुम इसको पढ़ भी सकते हो। इस चीज को मैं तुम्हें ओरली समझा दूंगा कि तुम्हें इसमें लिखना क्या चाहिए, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो तुम्हें लिखने चाहिए। वरना बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मैं बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी होगा और बोरिंग भी बन जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं आंसर्स नीचे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, उसको रुक रुक के तुम पढ़ भी लेना, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली अ रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जब आप बजट की प्लानिंग, बजट बोल रहा हूं, 5 ईयर प्लान्स की प्लानिंग करते हो, तो 5 ईयर प्लान्स में आप कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हो सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। अब फॉरेन के बिजनेसेस पे, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद निर्भर रहो, इससे हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, फॉरेन सेक्टर का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। क्या होता है, जब फॉरेन सेक्टर इंडिया में आके बहुत पैसा लगा देता है ना, तो पॉलिसीज बनाने में जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो सरकार की होती है, उसको इन्फ्लुएंस कर पाता है फॉरेन सेक्टर, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। फिर वो धमकी देता है कि अगर ये पॉलिसी आई तो हम सारा पैसा निकाल के चले जाएंगे, तो सरकार को घबराना पड़ता है इस चीज में। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, मतलब फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर या उनकी पॉलिसीज के अंदर, वो अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए। तो ये चीज बहुत खराब है। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही होने चाहिए। एक तो भैया रैशनल होता है, इसके पीछे सेल्फ रिलायंस का सबसे पहला तो कि भाई डिपेंडेंसी कम करो, पहली चीज। दूसरा, फॉरेन सेक्टर पर। दूसरा, उसका इंटरफेरेंस जो है उसको अवॉइड करना है हमें। तो ये 2 पॉइंट्स लिखोगे तो तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है जीएसटी एक्सप्लेन, दूसरा और वाला क्वेश्चन है जीएसटी हाउ, एक्सप्लेन हाउ जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये बोल रहा है जीएसटी ने कैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को बहुत सिंपल बना दिया। बेटा सबसे सिंपल आंसर ये होगा, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के और 23 सेस चार्जेस को हटा के सिंगल टैक्स लाया गया है। तो देखो, हर एक टैक्स की अपनी एक डेट होती थी फाइल करने की, सेस चार्जेस होते थे हर जगह पे, हर स्टेट में इसके रेट्स अलग होते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत कॉम्प्लेक्स था इसको समझना। अब 1 नेशन 1 टैक्स कर दिया, 4-5 इसके रेट डिसाइड कर दिए कि 5, 12, 18, 28%। अब तो जीएसटी 2.0 के बाद और सिंपल हो गया है वो, ठीक है। और रेट्स वहां पे कम हो गए, सिर्फ 2 या 3 ही रेट बचे हुए हैं। अब 40% का एक है, उसके बाद 28 और एक कुछ 5 या 12% ऐसा कुछ बचा हुआ है।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ लेफ्ट। तो ये बहुत सिंपल कर देता है चीजों को, बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सेस चार्जेस को हटा कर आया। तो यही चीज वहां पर ये बताई गई। दूसरी चीज, अब यूनिफॉर्मिटी हो गई, देश में कहीं भी ले जाओ सामान जीएसटी पे करेगा, वैल्यू एडेड टैक्स है, जितना कंज्यूम करोगे उतना ही लगाना पड़ेगा, उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी बहुत ही अच्छा कॉज लेकर आया, बहुत सारे इसने चीजों से फायदा करवाया, और अब टैक्स की चोरी बिल्कुल सही नहीं जाएगी, ये भी इसका एक उद्देश्य था जो कि यहां पे हमें देखने को मिला। ठीक है, दूसरा, discuss briefly any two major steps taken by government of India on financial sector। फाइनेंशियल सेक्टर, अच्छा ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि लिबरलाइजेशन के अंदर आया। इसमें देखो तुम एक चीज समझना, आरबीआई का रोल फैसिलिटेट रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये बात, है ना, कितनी बार रिपीट हो रही है ये चीज। तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, ये इसका सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, हेल्पर से कंट्रोलर बन गया। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ओरिजिन हुआ, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आना चालू हुए मार्केट में। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर कोई अगर फॉरेन का है तो वो आके भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडिया में। और दूसरी चीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आके पैसा लगा सकते हैं। और तीसरी चीज, उस फॉरेन बैंक्स के पास 74% तक की लिमिट थी कि वो, अब उनकी लिमिट बढ़ा दी गई कि अब आप उसके शेयर ज्यादा 74% तक होल्ड करके रख सकते हो। वो एक इनिशिएटिव होता है एनकरेज करने का कि आओ हमारे देश में आके बैंक खोलो। ये चीज हमारे पास थी, तो सबके कॉमन आंसर कुछ यहीं पर आपको मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक का खुलना हुआ, आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हुआ, और फॉरेन बैंक्स का भी आपने प्रमोशन किया। ठीक है, फिर आता है सब्सिडी। क्या होता है सब्सिडी का मतलब? सिंपल होता है दोस्त, कोई इंसान अगर योग्य नहीं है उसके ब्याह पे मैं पैसा दे रहा हूं। ठीक है, सब्सिडी का मतलब है कि 1000 की चीज सामने वाले को 800 की पड़ेगी, लेकिन प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो तो उसका 200 रुपए सरकार देती है कि 200 रुपए जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो ये मुझसे ले लो, लेकिन कस्टमर्स को या सिटीजन्स को सस्ते में देना, इसे हम सब्सिडी कहते हैं। और सब्सिडी दी जाती है बहुत सारी चीजों में, ये जैसे कि आप एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी देखते हो, है ना, आप सब्सिडीज देखते हो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर, या उनके प्रोडक्शन के ऊपर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, उन्हें हम सब्सिडीज कहते हैं। ये यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, यहाँ पे आप पढ़ लेना। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, ऐसे ही अपन चलते जाएंगे जिससे कि क्वेश्चंस आपको समझ आए कि एक्चुअल क्वेश्चंस क्या आने वाले और उनका आंसर कैसे लिखना है, वो यहाँ पे नीचे मैंने बता रखा है। ठीक है, कौन से पॉइंट्स मेंशन करना मैंडेटरी है वो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। Critical appraisal, the disinvestment policy initiated by the government during the reforms of 1991। 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का क्रिटिकल अप्रेजल करिए। क्रिटिकल अप्रेजल यानी कि उसकी नुक्स निकालिए कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सही थी गलत थी। देखो क्या हुआ, सरकार ने एक प्रॉब्लम करी कि 10,000, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, शेयर्स खरीद लेना। डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है शेयर्स बेच देना और पैसा ले लेना। डिसइन्वेस्ट किया, पैसा निकाल लिया, बेच दिया कंपनी। तो जब आप अपनी सरकारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेचते हो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन का एक जरिया होता है। अब आपने अपनी कंपनी बेची तो हुआ क्या सरकार से गलती कि अगर मान लीजिए सरकारी कंपनी 10,000 करोड़ की थी, उसकी वैल्यूएशन 10,000 की थी, 10,000 करोड़ की थी, तो उन्होंने गलत वैल्यूएशन लगा के सस्ते दाम पे बेच दी, 8,000 करोड़ पे बेच दी, यानी कि 2,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो ये बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं थी। आपने अपने गवर्नमेंट कंपनीज को अंडर वैल्यू किया, उससे कितना नुकसान हुआ, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये यहां पर लिखा हुआ है इस चीज के बारे में। ठीक है, चाहते तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन इज एन असेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द आंसर। ये बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन एक असेंशियल आइटम है। अगर आपको लिबरलाइजेशन करना हो तो मतलब क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज एन असेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन की वजह से ही आपने ग्लोबलाइजेशन किया। इसको डिफेंड करिए, जस्टिफाई करिए, बताइए। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक बात बताओ, मैंने अपने पूरे देश के द्वार खोल दिए कि आओ हमारे देश में आके अपनी कंपनी डालो, फॉरेन कंपनीज को बोला कि आओ मेरे देश में जाके आप अपनी कंपनी खोलो और काम करो, लेकिन मैं बहुत सारे रूल्स लगाऊंगा, बहुत सारे रूल्स होंगे, नियम कानून होंगे दोस्त। अगर झेल पाओगे तो ठीक है आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप बताओ, आप उनको ढंग से न्योता दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो काम करने के लिए, तो कोई नहीं आएगा आपके देश में काम करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम करिए, फिर दूसरों को न्योता दीजिए कि आइए भैया हमारे देश में आके अपनी कंपनी खोलिए। ये सही तरीका है। इसीलिए जब आपके रूल्स कम हो जाते हैं तभी आप बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, इसीलिए इसका आउटकम होता है। ठीक है बेटा, तो ये जस्टिफाई कर दिया अपन ने आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। चाहो तो इसका आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फार्म सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। फार्म सब्सिडीज यानी कि पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए जो सरकार छूट देती है इनके ऊपर, ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। क्यों ना हो, सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार को डेवलपमेंट में खर्चा करना चाहिए, सरकार को बच्चों को स्कूल पढ़ाने में खर्चा करना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर खर्चा करना चाहिए, ये सब इनके खर्चे होने चाहिए। लेकिन सरकार खर्चा किस लिए कर रही है कि किसान जो है उसमें, वैसे एग्रीकल्चर एक बहुत रिस्की बिजनेस है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, पैसा उतना कमा नहीं पाते, अगर पैसा नहीं कमा पाए, कर्जे में रह गए तो फांसी पर लटक जाएगा किसान। कोई भी इंसान एग्रीकल्चर नहीं करेगा क्योंकि उनको इतना फायदा ही नहीं मिल रहा, तो आदमी इतनी मेहनत भी क्यों करे। इसीलिए सरकार क्या करती है, फार्म सब्सिडीज भी देती है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बट आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर। वही बोला, गरीब आदमी को अगर आप एडवांटेज नहीं दोगे, कुछ बेनिफिट नहीं दोगे, तो वो क्यों काम करेगा, एग्रीकल्चर ही नहीं होगा देश में फिर। इसीलिए सब्सिडी देना जरूरी भी है और एक बर्डन भी है सरकार के ऊपर। दूसरा, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ ऑफ जर्नी ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं ये जानना जरूरी है, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे, सही नंबर मिलेंगे। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको एक कंट्रीब्यूशन क्या मिला है, ग्रोथ जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो ये इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन जब ये बहुत नंबर्स में हो जाती है तब कलेक्टिवली इनका इंपैक्ट बहुत होता है जीडीपी पे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, उतना पैसा नहीं चाहिए आपको काम करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उतना पैसा नहीं मांगती इन्वेस्टमेंट के नाम पर, बड़ी कंपनीज बहुत पैसा मांगती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अगर थोड़ा बहुत पैसा होगा तो भी चालू कर सकते हो। तीसरा, गांव जैसी जगहों पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। तो ये कुछ 3-4 फायदे हैं जो कि ग्रोथ में आपको बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो सब्सिडीज वाला आंसर ये रहा आपके पास, इसको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और एक आंसर आपके पास ये रहा और वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, क्लियर है, दिक्कत परेशानी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, जो स्किल्ड लोग हैं उनका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वी कैन हैव 3-4 पॉइंट्स लाइक दैट, उसमें से जो भी आपको 3 पॉइंट्स नहीं लगे 3 नंबर के आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स मैंडेटरी है बाय द वे। गोल्स ऑफ इक्विटी was fully served by abolition of intermediaries in agriculture in the post independence period of India। ये बोल रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद आपने जो जमींदारी सिस्टम खत्म किया उससे सब में इक्वली जमीन बट गई, या सब में बंटवारा जमीन का, वेल्थ का बराबर हुआ, ये हमने अचीव कर लिया। क्या आप इससे फुल्ली अग्री करते हो? बिल्कुल नहीं अग्री करते भाई, बिल्कुल अग्री नहीं करते हम इस बात से, हम इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते। सिर्फ इससे तो हुआ ही नहीं, कुछ जमींदार इतने शाणे थे जिनने लूपहोल निकाल लिया कि सरकार ने बोला जिस पे जमीन पे जो काम करेगा जमीन उसकी। जमींदार लोगों ने जो फार्म लेबर्स को रखा हुआ था उनको निकाल दिया नौकरी से और खुद एक्ट करने लग गए कि हम काम कर रहे हैं जिससे कि जमीन हमारी ही बनी रहे, वरना हमारी जमीन पे जो दूसरा लेबर काम कर रहा है उसको मिल जाएगी जमीन, क्योंकि काम वो कर रहा है, सरकार की नई पॉलिसी थी। इसीलिए बहुत सारे लूप होल्स आए, जमींदार ने अपने नाम जमीन कर ली, खुद को बताया कि मैं काम कर रहा हूं, लेबर्स को निकाल दिया काम से। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ, पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर आपके पास लिखे हुए, ठीक है बेटा। चलो जी, द ओपन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं हमारे देश में वो, दूसरा फॉरेन रिजर्व्स का बढ़ना, दोनों को बताओ क्या ये ग्लोबलाइजेशन से फायदा मिला? एब्सोल्युटली फायदा मिला। पहली चीज तो जब आप अपने द्वार खोले तो बाहर की बहुत सारी कंपनीज आके इंडिया में काम करना चालू करी, ठीक है, पहली चीज। आपने जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में उनको ज्यादा शेयर्स दे दिए कि आप आओ और ज्यादा शेयर होल्ड कर सकते हो, है ना, और आपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए, फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो हमारे देश में आके। तो हमारे देश में आके जब पैसा इन्वेस्ट होता है, बाहर का पैसा हमारे देश में लगता है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं तो हमारे देश में पावर बढ़ जाती है, कोई भी सामान ट्रेड करने की, दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की पावर बढ़ जाती है हमारी। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो हम फॉरेन से संबंध बढ़ जाते हैं, उनका पैसा हमारे देश में लगता है, उससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो एब्सोल्युटली ये दोनों चीज को कंपाइल करके सही चीज बता रहा है। वी एब्सोल्युटली अग्री विद इट, ठीक है, समझ आया,
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट इज हाउ। आप कुछ नंबर्स भी लिख सकते हो इफ यू रिमेंबर क्लासेस से, अगर आपको याद हो तो आप नंबर्स भी लिख देना, इट्स गोना बी वेरी इंप्रेसिव। बहुत खुश हो जाएगा वो एग्जामिनर कि भैया इसने नंबर भी लिखे। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा नंबर्स, लेकिन बहुत गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। चलो जी बाकी आगे बढ़े। अब हमारे पास है बेटा फोर नंबर क्वेश्चन है, दैट इज एलैबोरेट हाउ द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ इंडिया इंपैक्टेड द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो एग्रीकल्चर सेक्टर से 2-3 चीजें तो छीन ली, दैट इज उनसे सब्सिडी तो छीन ली भाई साहब। क्यों? जो पहले फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था देश के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है जब सरकार के पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, 15 दिन की इंपोर्ट्स के पैसे बचेंगे, तब कैसे सब्सिडी दे पाओगे आप जनता को, एग्रीकल्चर सेक्टर को? तो सब्सिडी देना ही बंद कर दिया इन्होंने। दूसरा, पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट्स था वो थोड़े से कम कर दिए थे। सरकार जो इन्वेस्टमेंट्स करती थी उनको भी धीरे धीरे वाइप आउट करने लग गई थी, जिससे कि क्या कर सकते हैं ना उसमें। अब प्रॉब्लम ये कि इतना फाइनेंशियल बर्डन है और इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, तो आप थोड़े खर्चे अपने कम करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं तो वो हुआ। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आपने लाइसेंसिंग को हटाया, बहुत सारे लाइसेंस हटा दिए, परमिट्स हटा दिए, कि अब आप फ्रीडम से काम करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रेगुलेशंस हटा दिए आपने, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनफैक्ट आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, है ना। तो ये सारे रिलेटेड, जैसे कि आप MRTP एक्ट लेकर आए, जिससे कि कंपनीज फाइट ना करें आपस में, है ना। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आती है, उनके लिए कुछ जो रिजर्व करी थी इंडस्ट्रीज, हमने उसको डी रिजर्व कर दिया कि अब उसमें कोई भी काम कर सकता है। पहले हमने बोला था सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करेंगे इन वाली इंडस्ट्रीज में, इन वाले काम में, अब कोई भी काम कर सकता है। तो ये कुछ इसके मेजर पॉइंट्स थे, आप चाहकर इसका एक बार रीड भी मार सकते हो, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। दूसरा क्या है बच्चे? रिडक्शन ऑफ सब्सिडी कम होगी बेटा, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हुआ, लाइसेंसिंग वगैरह हटा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही है कि नहीं है इसके बारे में बात करना है। ड्यूरिंग द colonial period, India became a net importer of primary goods. ना 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 ना, we were the net exporter. हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। सो वी वर मोर एक्सपोर्टर, not the importer. So we don't agree with the first statement. Second of all, British used to offer a higher price to farmers for producing cash crops. Absolutely true. फूड क्रॉप्स की जगह पे कैश क्रॉप्स पे ज्यादा पैसा मिलता था, तभी इनको कैश क्रॉप्स मिलते थे। बोलते भी कैश क्रॉप्स इसीलिए इनको, इसलिए लोगों ने क्या किया, कैश क्रॉप ज्यादा बनाना चालू कर दिया और फिर भुखमरी से मर गए। तो यही हुआ था हमारे देश में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। सो ये दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला तो फॉल्स है कि नहीं भैया, वी वर नॉट द नेट इंपोर्टर्स, वी वर एक्चुअली द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल हम बहुत बेचते थे बाहर, कॉटन, जूट, वुलन, जितना भी कुछ भी होता है ना अपना, सब रॉ मटेरियल वो सब बाहर जाता था। दूसरा, ब्रिटिश टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, क्रैश क्रॉप जो थी ना उस पर बहुत पैसा मिलता था, तो हमने बहुत उसको एक्सपोर्ट किया, बहुत उसको बेचा और बहुत बनाया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए दोनों के दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। नेम एनी वन महारत्ना। अब देखो मैंने पहले ही बोला था, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, क्योंकि महारत्ना मिनी रत्ना वहां पे ना सिर्फ ऐसे कॉलम में लिखा रहता है, पर एक आध नाम सबके याद रखना जानना। महारत्ना का तुम एक नाम याद रख लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये इंडियन ऑयल जो तुम तेल डलवाते हो ना, ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तुम भारत पेट्रोलियम भी लिख सकते हो, तुम उसके साथ गेल भी लिख सकते हो। तो ये कुछ कंपनीज है जिनमें से एक कोई नाम लिख देना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी। लैंड सीलिंग प्रमोट करता है इक्विटी को, क्या सही बात है? यस वी अग्री विथ दिस, बिकॉज लैंड सीलिंग का मतलब है कि एक आदमी मैक्सिमम कितनी जमीन ओन कर सकता है उसकी लिमिट सेट कर देना, जिससे कि हर एक इंसान के पास अपनी खुद की जमीन का एक टुकड़ा हो। सिर्फ एक हाथ में ही सबके पास जमीन ना हो, है ना, सॉरी एक हाथ में ही सारी जमीन ना हो, कि कुछ लोग हैं उन्हीं के पास सारी जमीन है, बाकी लोग तो सिर्फ रेंट पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज यूज्ड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। क्या बात बोली है, क्या बारीकी पकड़ी है। अब तुम्हारा आंसर ना ऐसे क्वेश्चन पे गलत होता है। तुम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे फोकस करते हो कि हाँ परमिट्स चाहिए होते हैं नया बिजनेस खोलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। इस लास्ट लाइन पे देखो, लास्ट लाइन क्या है, प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। ये क्या था इसमें, ये बारीकी है इस टॉपिक की। आपको जब लाइसेंस परमिट मिल रहा था ना बेटा, तो जिस जगह पे बैकवर्ड एरियाज है, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, वहां पे लाइसेंस और परमिट्स बहुत कम फॉर्मेलिटीज के साथ मिल जाते थे।
बहुत आसानी से मिल जाते थे। अगर वही सेम परमिशन आप शहर के बीचों बीच ले रहे हो, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, जहां पे अर्बन एरियाज हैं, वहां पे परमिशन मुश्किल से मिलती थी। इसीलिए इसमें रीजनल इक्वालिटी लाने के लिए ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज भी लाई गई। क्या बात बोलिए, बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है जो मैंने डिस्कस किया वो यहाँ पे आपके पास है। देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉर्पोरेशन। दूसरा लैंड सीलिंग मतलब मैक्सिमम एक आदमी कितना ओन कर सकता है उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे कोई बात लिखी है क्या, वो वाली लिखी तो होगी। As per this policy, private entrepreneurs were allowed to establish a new industry, expand and productive capacity of the existing unit only after license from government. ठीक है, हाँ देखो, proposed to be established in backward region, then the license was provided on simpler terms. कि सिंपल टर्म्स पे आपको लाइसेंस मिल जाता था। लाइसेंस के बारे में बताना क्या होता है कि भाई आपको बिजनेस खोलना हो, एक्सपैंड करना हो, या नया बिजनेस खोलना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, परमिशन की जरूरत है। लेकिन अगर पुराने रीजन में जा रहे हो, कोई बैकवर्ड रीजन में जा रहे हो, तो आसानी से मिल जाएगा, सिंपल टर्म्स मिल जाएगा। देखो ये बारीकी है इसकी, ये लिखोगे तो आंसर मिलेगा, नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा आता है, ओए आंसर पहले से आ गया इसमें, चलो ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट which was largely driven by its own self-serving interest. Briefly explain any two main causes behind the infrastructure development undertaking by the colonial government. देखो ये बोल रहा है colonial सरकार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया, वो उनके फायदे के लिए किया, तो कौन सी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे जिससे उन्होंने खुद के फायदे के लिए किया, शायद बाद में हमें भी थोड़ा फायदा उसका मिल गया हो। हमारे पास काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन एक आध पॉइंट आपको लिखना होगा, तो एक आध पॉइंट आप कोई से भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहला पॉइंट आप ये बोलोगे कि भैया रेलवे सिस्टम बनाया। रेलवे सिस्टम, रोडवेज, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पे सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए वहां तक आर्मी पहुंच सके, वहां के सोल्जर्स पहुंच सके और पूरे देश पर कब्जा कर सके, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन बनाया, रेलवे लाइंस बनाई, रोडवेज बनाया, जिससे कि मिलिट्री हर जगह पहुंच पाए और कंट्रोल कर सके। दूसरी बात हमने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, यानी कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया जिससे कि ये हमें 200 साल तक गुलामी करनी पड़ी, मतलब हमें इनकी 200 साल तक गुलामी करनी पड़ी। इन्होंने 200 साल हमें गुलाम बनाकर रखा। कैसे बनाकर रखा? इनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज और बहुत अच्छा लॉ सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, कंट्रोल बहुत अच्छा था। इंस्पिरेशनल चीज है, इंस्पिरेशनल क्या बोलेंगे, मतलब सीखा जा सकता है उससे कि 200 साल तक आपको कंट्रोल किया गया, आप उसका इफ बट नहीं कर पाए, तो अच्छा ही होगा सिस्टम, तभी 200 साल तक आप प्रताड़ित हुए हैं। तो ये कुछ इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। और क्या बच्चे, फॉरेन ट्रेड करने के लिए, हाँ हमारे पैसे से बहुत सारा पैसा बनाते थे, हमारे एक्सपोर्ट्स का पैसा, हमारे एक्सपोर्ट्स का जो पैसा आता था उससे वॉर लड़ते थे। तो देख रहे हो हमारे देश से जो फायदा हो रहा है हमारी पैसों का, उससे दूसरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, अपने देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने देश की इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिससे ये लोग इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में किए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखो रेलवे ने हमारे देश में 2 बड़े इंपैक्ट किए। एक, लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत ही आसानी से ट्रैवल किया जा सकता था कम समय में, बैलगाड़ी से करते समय ज्यादा लगता है, ट्रेन से कम लगता है। दूसरा, जिन जगहों पे फेमाइन वाली कंडीशन है, जहां पे भुखमरी हो जाती है, ऐसे गांव जहां पे बहुत सामान बना है, वहां से सामान ले जाकर ऐसे जगहों तक प्रोवाइड करा जा सकता था जहां पे भुखमरी है, तो लोग मरेंगे नहीं, खाने पीने की चीजें पहुंच जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है, उनको बीच देश से पोर्ट्स तक ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छा एक रूट मिल गया। चौथी चीज, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए भी ये चीज बनाई गई थी, है ना, कि आर्मी हर एक जगह तक पहुंच पाए, सिर्फ ट्रेन से ट्रेवल करे, तो ये कुछ चीजें बनाई गई थी, दैट इज रेलवे। ये कुछ इंपैक्ट इसने छोड़ा। इसके अलावा दूसरा और क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन क्या है, एक चार्ट दिया हुआ है, इंक्रीज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 20 ईयर्स, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा है ये 1921 1941 के बीच, मतलब 1921 के बाद की बात कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ के एक आदमी औसतन कितना जिएगा, 1921 तक वो 26 साल जीता था 11 महीने, यानी कि कुछ 27 साल मान लो,
और 1941 में 32 साल 5 महीने जीने लग गया। तो एवरेज 5 साल हमारे जीवन के बढ़ गए थे, ठीक है। और अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल की बात करूं तो 10 साल के उसका कुछ बात करूं, 10 साल के अंदर क्या चेंज आया, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो ले देके अपने को क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल। अबव टेबल में किस चीज की बात हो रही है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है कि एवरेज औसतन एक आदमी कितना जीता है उसको बता रहा है। तो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रहा है, पहला इंडिकेटर तो इसने ये बताया। दूसरे का आंसर क्या बोल रहा है, दो और डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बारे में बताओ। देखो लिबर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है, कि एक आदमी को कितनी फ्रीडम है, ठीक है। दूसरा लिटरेसी रेट होता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि एक बच्चा जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाता है, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है, तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कहते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि माँ जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाती है, उसे हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहते हैं। कोई से भी इंडिकेटर में आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्या बोल रहा है, स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 2021। 2021 में यानी कि 2021 के बाद डेमोग्राफिक स्टेज जो था, जैसे आपने देखा था द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं इसको 1921 को, है ना, कि 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट थी, कुछ ग्रोथ नहीं था। 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ती गई है और आज तक बढ़ रही है। तो 1921 के बाद हमारा सेकंड फेज चालू हुआ था और सारे आंसर्स तुम्हारे यहां पर दिए हुए हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको बेटा, ठीक है। चलो जी, और क्या बोल रहा है, it is often called as outsourced, India is often called as outsourcing destination of the world, discuss the prime reason। कि भाई दुनिया सबका सारा काम हमारे देश में आउटसोर्स क्यों किया जाता है। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, कोई बाहर की कंपनी है जैसे अमेज़न, उनको कॉल सेंटर वाला काम इंडिया को ट्रांसफर करना है, क्योंकि इंडियन कस्टमर को अगर दिक्कत होगी तो हिंदी स्पीकिंग आदमी चाहिए ना। अब हिंदी वाला बंदा तो अमेरिका में बैठ के बात नहीं करेगा इंडियन से, तो इसलिए हिंदी वाले लोगों को, हिंदी स्पीकिंग लोगों को इंडिया में अपॉइंट किया जाता है और उनसे कॉल सेंटर वाले काम कराए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम किसी और को दे देती है बिजनेस के बाहर, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। पहली चीज, इंडिया में क्यों होता है ये सब, आउटसोर्सिंग क्यों करी जाती है, एक तो सस्ते में हो जाता है, दूसरा स्किल्ड लोग हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ऐसी है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना, सस्ते दाम पे मिल जाता है। तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं जिनका आप आंसर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेट एंड एलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 90% लोग वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एब्सोल्युटली नॉट। 90% तो कोई भी काम नहीं कर रहा था किसी भी सेक्टर में, 75% लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट वाज द हाईएस्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, एब्सोल्युटली ट्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ही था फूड ग्रेन्स को बढ़ाना, HYV सीड्स की मदद से प्रोडक्शन बढ़ाना, उसकी यील्ड को बढ़ाना, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसके मेजर उद्देश्य थे। देखो, स्किल एंड एक्यूरेसी, चीप लेबर, ये तुमने देखा होगा। कंटिन्यूटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉल्स, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। यू कैन गो एंड रीड इट, कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो जी, एक और क्वेश्चन देख लो। ऑब्जर्व दिस पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडिपेंडेंस से पहले इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम पर, हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसके क्या हाल थे। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पोर्ट्स वाला काम, रेलवे वाला काम, है ना, पोस्ट ऑफिस वाला काम जो है, ये कौन देख रहा था, ये सरकार देख रही थी, भले कॉलोनियल गवर्नमेंट देख रही हो, देख रही थी, ठीक है, समझ आया। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का और क्या काम था, क्या हाल थे। हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था, बहुत कम हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी। दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, पहला दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम था हमारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, डीरेगुलेशन हमारे देश में काफी हुआ है, तो ये हमारे देश में काफी ज्यादा हुआ है। उसका 2-fold पॉलिसी जो था ना, कि एक्सपोर्ट का हमें बहुत सस्ते में एक्सपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट सरप्लस थे, और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स, वो 2-fold पॉलिसी याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे इसको पढ़ लेना, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्लियर। चलो जी, 4 मार्कर क्वेश्चन एक और क्या है बच्चे, देखो, द सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट, मैं बोला ही था 2-fold मोटिव, 2-fold मोटिव ही आ गया। 2-fold मोटिव का रीजन क्या है,
एक, वी वर दी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट करने में फ्री में हमें एक्सपोर्ट किया जाता था। अगर आप ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कहां कहां करते थे हम? ब्रिटेन को करते थे, चाइना को करते थे, ईरान यानी कि पर्शिया, और श्रीलंका यानी कि सिलोन। ये 3-4 कंट्री थे जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते थे ब्रिटेन को, और फ्री में होते थे, ठीक है, कोई इस पर ड्यूटी नहीं लगती थी। और इंपोर्ट जब होता था, इंपोर्ट होता था तो उस पर हैवी ड्यूटीज चार्ज करी जाती थी, और बहुत महंगे दाम पे फिनिश्ड गुड बेचे जाते थे। तो ये था टू फोल्ड मोटिव, यानी कि कभी इंडस्ट्री सेटअप ही मत होने दो इंडिया में, ये इनका उद्देश्य था। ये आपके पास है, देखो, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर, ठीक है। चलो जी, 6 मार्कर क्वेश्चन है, गो एंड रीड दिस वन। चलो बेटा, पढ़ लिया इसको? आई होप तुमने पढ़ लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडिया ने एक सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। देखो, हर एक रीजन में इक्वली बिजनेस बढ़े, इसलिए लाइसेंस जो है मेन अर्बन एरियाज में बहुत मुश्किल से मिलता था, और सिंपल टर्म्स में ये गांव और बैकवर्ड एरियाज में मिल जाता था। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। तो ये समझना, जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगी। तो देखो, ये आ रहा है बार बार, लाइसेंस वाला टॉपिक आता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये चीज आ गई, सबसे पहला पॉइंट तो जस्टिफाई कर दिया अपन ने कि हाँ भाई, हम चाहते थे हर एरिया में देश में विकास हो, ना कि सिर्फ मेन एरियाज में। इसलिए लाइसेंस आपको बहुत आसानी से बैकवर्ड एरिया में मिल जाएगा, और बड़े एरियाज में आपको मुश्किल से मिलेगा। दूसरी बात, डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट्स मेड बाय द नोटेबल स्कॉलर रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ये बोल रहे हैं कि ऐसे कोई ऑफिशियली किसी ने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम निकालने के लिए कोई ऑफिशियली इन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए इंडिविजुअल्स ने अटेम्प्ट लिए थे। और इंडिविजुअल्स कौन है बेटा? इंडिविजुअल्स है हमारे पास, सबसे पहले एक है हमारे पास बच्चे VKRV राव साहब, दादाभाई नारोजी, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फिंडली शिराज है, ठीक है, फिंडली शिराज है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किए सारे, लेकिन उन अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट जो है सबसे ज्यादा नोटिसेबल रहा, दैट इज VKRV राव साहब का। उनका अटेम्प्ट एस्टिमेट सबसे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। वहां पे बता रहे थे कि भैया हमारा जो ग्रोथ है वो कुछ 0.5% से बढ़ रहा है, और हमारा जो बाकी का रिमेन्ड ग्रोथ है वो हमारा 2% से भी लेस है। तो ये बहुत ज्यादा बुरे हाल बताता है, ठीक है बच्चे, समझ आया, क्लियर है। तो रियल आउटपुट हमारा 2% से भी कम है, और जो GDP पर कैपिटा इनकम है हमारा 0.5% से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरे हाल थे। फिर क्या बोल रहा है बेटा? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? अच्छा सॉरी, ये वाले क्वेश्चन है, हाँ। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन अ फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया। ये बोल रहा है कि आपने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसके बाद भी आप सोना और सिल्वर नहीं ले पाए क्या? वो नहीं आया देश में। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जितना भी पैसा हम एक्सपोर्ट का कमाते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको खर्चा करती थी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर लड़ने में खर्चा करती थी, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा करती थी, अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्चा करती थी। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं बन पाया, सब उनने वेल्थ को ले गए। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो कहते हैं ना, वो यहीं पर इसलिए आता है, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग द सेल्फ रिलायंस। ये मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? एक तो चीज, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, दूसरा उनका इंटरफेरेंस कम करो, उनका इंटरफेरेंस अवॉइड करो। ये दो चीज अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, वही सेम इसका आंसर होगा। फॉरेन पे डिपेंडेंसी कम करो, जैसे कि देश के प्रोडक्ट्स को ज्यादा एडवांटेज मिले, हमारे देश का ब्रांड बन पाए। दूसरा, फॉरेन अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा इंडिया में, तो इंटरफेयर भी ज्यादा करेगा, जितना पैसा लगाएगा उतनी उंगली करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हटाओ। ये आपके पास यहाँ पे आंसर्स है। इफ यू वांट टू रीड इट वंस, यू कैन गो एंड हैव अ रीड है, ठीक है बेटा, समझ आया। चलो जी, अब आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इधर ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 ही क्वेश्चन है बस, 6 मार्कर में 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने। डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड इक्विटी एंड ग्रोथ। इक्विटी और ग्रोथ का मतलब क्या था? इक्विटी और ग्रोथ का पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो ग्रोथ का मतलब है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा इनकम बढ़े, ज्यादा इनकम बढ़े तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, देश में हर एक इंसान काम कर पाएगा, लाइफ अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, गरीबी रेखा से ऊपर आ जाओगे। और एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी को, जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको मदद करने के लिए इक्विटी का ऑब्जेक्टिव काम आता है, कि जो लोग बैकवर्ड हैं, जो लोग पिछड़े हुए जात के हैं, जो पिछड़े हुए एरियाज में रहते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, उन लोगों को अपलिफ्ट करना, उन लोगों को थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा करवाना, ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव रहे 5 ईयर प्लान्स के, ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, एब्सोल्युटली ट्रू।
इंडियन एग्रीकल्चर को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में काफी ज्यादा फायदा मिला। कहां पे बेटा? लैंड रिफॉर्म से। लैंड रिफॉर्म्स में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स, यानी कि छोटे छोटे जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे, छोटे छोटे एरियाज ऑफ लैंड जो अलग अलग बटे हुए थे, सबको इकट्ठा करके कॉमन लैंड दे दिया। जैसे मान लीजिए आपकी एक छोटी सी जमीन यहाँ है, एक छोटी सी जमीन यहाँ है, एक छोटी सी जमीन यहाँ है, तो सरकार ने बोला भाई छोटे छोटे टुकड़े इतने दूर क्यों रख रहा है, एक काम कर, इस जमीन के आसपास का टुकड़ा दे देता हूं तेरे को और ये बाकी टुकड़े किसी और को दे दूंगा, तो तुम्हारी इकट्ठी जमीन एक साथ आ जाएगी। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर दिया। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज यानी कि जमींदारी सिस्टम हटा दिया, ठीक है। लैंड सीलिंग कर दिया, फिक्सिंग कर दी कि इससे ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर पाएगा लैंड। तो ये सारे फायदे आपको मिल गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि 5 ईयर प्लान जो है ना, ये किसी उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, गरीबी को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए, आप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को बचाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर को सेक्टर को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप 5 ईयर प्लान्स बनाते हो। इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हर एक एरिया में आप अच्छे से डेवलपमेंट कर सको, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस की फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का कोर फीचर ये है कि आप रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, परमिशन हटा दीजिए, लाइसेंसिंग हटा दीजिए, यानी कि परमिशन हटा दीजिए, आप ऐसे जो रिजर्वेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिया वो हटा दीजिए, बैंकों को छूट दीजिए काम करने की, फ्रीडम दीजिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर लोगों को काम करने की, कोई रोक टोक मत डालिए, लाइसेंस भी हटा दीजिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मैंने तुम्हें बताया वो हटा दीजिए, टैक्स रेट्स को सिंपल कर दीजिए, ठीक है। इंपोर्ट्स पे तो आप टैक्सेस को कम कर दीजिए और एक्सपोर्ट पे टैक्स हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ये सारे लिबरलाइजेशन के कोर फीचर माने गए हैं। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का उत्तर ये था भैया कि सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े। दूसरा, हमारे इंडियन बिजनेसेस को उस लेवल पे कंपीट करने का मौका मिले कि भैया अब उस लेवल पे काम करो, है ना। दूसरी चीज, कंपीट करो, कोलैबोरेशंस करो, मर्जर एक्विजिशन करो, बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम करो, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से कई सारे बेनिफिट्स ये मिले, फॉरेन इनकम बढ़ती है, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आता है तो पैसा बढ़ता है हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो कोई काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमें ग्लोबलाइजेशन से भी, ठीक है। यू हैव ऑल दीज आंसर्स हियर, इफ यू वांट टू गो एंड हैव अ रीड यू कैन गो एंड हैव अ रीड हियर, ठीक है बेटा। Okay, and one last question is, to promote green revolution, Indian government provide fertilizer subsidies to the farmers. Briefly explain. Simple सी बात है भाई, इनको हम इसलिए दे रहे थे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है गंवाने के लिए कि वो, मतलब एक तो वैसे प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि चन्नू भर तो पैसा बनाते हैं, उनमें भी इनको अगर थोड़ा सा इंसेंटिव ना दे तो ये वो भी बनाना छोड़ देंगे, ये भूखे मर जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरे देश इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, सरकार के ऊपर। भाई अन्नदाता है हमारे ये अगर काम करना छोड़ देंगे तो हम कितना ही पैसा और शौहरत वौरत कुछ नहीं कर पाएंगे, बेसिक चीज नहीं होगी खाने की। आदमी को चाहिए क्या? साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना, उससे ज्यादा तो हमारी सिर्फ लाइफस्टाइल है और कुछ नहीं है, सिंपल ही चीज चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो ये चीज सिंपल जो चीज है ना, फार्मर्स को अगर आप बेनिफिट नहीं दोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, एज पर न्यूज रिपोर्ट डेटेड 8 अक्टूबर 2021, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल्ड एंटायर 100% स्टॉक्स या स्टेक्स इन एयर इंडिया to Tata and Sons. The original founder of Indian Air India won the bid and purchased the airline for 18,000 करोड़। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ओरिजिनली तो टाटा ने ही चालू करी थी इसको, है ना, फिर सरकार ने खरीद ली थी, फिर वापस सरकार ने इसको बेची 18,000 करोड़ में। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट स्टेप टेकन। सबसे पहले इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि सरकार ने अपने शेयर्स पूरी तरीके से किसी और को दे दिए, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पूरी तरीके से नहीं भी, थोड़े और तरीके, मतलब थोड़ा बहुत भी शेयर दोगे उसे भी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, 2-3% भी दोगे तो भी उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दो तरीके बताइए जिससे आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो, एक तो आप पूरा कंट्रोल या तो पूरा ही शेयर्स दे दो, किसी को बेच दो। दूसरा, या तो आप किसी को मैनेज करने को दे दो, प्राइवेट सेक्टर को, उसको भी आप प्राइवेटाइजेशन कहते हो। वैसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है ना, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा फिर वो। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आईपीओ लॉन्च कर दो। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर्स बेच दो स्टॉक मार्केट पे जनरल पब्लिक को, एफपीओ लॉन्च कर दो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरीके हैं जिससे कि आप पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हो, अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आता है आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स इन एक्सटर्नल सेक्टर लेड टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। देखो
भाई ये बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो यानी कि फॉरेन का बहुत सारा पैसा बढ़ने लग गया हमारे देश में कुछ 1991 के बाद। क्यों हुआ भाई? ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारा फॉरेन का पैसा हमारे देश में आ रहा था, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, हम ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में इनफ्लो बढ़ रहा था हमारे यहाँ पे। तो ये बेसिक रीजन है जिस वजह से हमारे यहाँ पे इनफ्लो बढ़ा फॉरेन रिजर्व्स का। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द रैशनल बिहाइंड इट। देखो सरकार का बहुत बड़ा रोल था जब प्लानिंग के टाइम प्लानिंग कर रहे थे, तो इन्हें शेड्यूल बनाए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री सरकार को दी गई थी, इसमें सिर्फ सरकार काम करेगी। शेड्यूल बी में सरकार और जनता, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन सरकार का पलड़ा यहां पे ज्यादा भारी होगा। और सी, शेड्यूल सी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, जो बची हुई इंडस्ट्री होंगी उन इंडस्ट्रीज में भी लाइसेंसिंग थी। तो सरकार का डोमिनेंट रोल इसलिए था क्योंकि एक, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए कम काम करती है, तो पहला उद्देश्य वो था। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी सारी बड़ी कंपनीज चला सके देश को। दूसरा, तीसरा पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर को इतना फायदा भी नहीं था कि वो काम करें, उनको इतना इंसेंटिव भी नहीं दे रहे थे। तो तीन चीजें थी जो मेजर रोल, मेजर डोमिनेंसी सरकार की रही है इन पूरे सेक्टर के अंदर। ये आपके पास कुछ आंसर्स हैं इनके, आप चाहो तो इसकी पॉज करके वीडियोस को ले भी सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई नो थोड़ा सा क्या लेंदी होता है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करके जाने चाहिए। आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें, देखें कि कैसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको स्टॉप कर करके देखिए। देखो मेरे को जल्दी कराने का पर्पस ये था क्योंकि वीडियो लंबा होता है, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो बोरिंग हो जाता है, कोई सेंस नहीं बनता। वर्बली समझा तो ज्यादा बेटर रहता है, और अगर आपको मन हो रीड करने का तो आप जाके पॉज करके रीड कर ही सकते हो। आई विश एंड आई होप कि आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे जाए और आप इनमें से क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, दैट्स अ गारंटी। तो आपको करके जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी यूनिट्स के, मतलब कुछ 8 वीडियो होंगी टोटल में मेरी, तो ये सारी वीडियोस आएंगी। डू वॉच इट, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यू विल गेट मोर सच वीडियोस जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।